हेलो एवरीवन। तो ये हमारा क्लास 12 का केमिस्ट्री का सेकंड डेमो लेक्चर है। और जैसे कि हमने फर्स्ट डेमो लेक्चर में जो हमारा सोल्यूशन चैप्टर है उसके बारे में डिस्कशन किया था, उसमें हमने क्या जाना था कि सोल्यूशंस हम कहते किसे हैं। हमने सोल्यूशन की बेसिक डेफिनेशन देखी थी। फिर हमने ये जाना था कि हमें बस इस चैप्टर में बाइनरी सोल्यूशंस के बारे में, जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में हमें उन्हें स्टडी करना है। उसमें हमने देखा था जो सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। सॉल्यूट सोल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो कि स्मॉल क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जो कि लार्ज क्वांटिटी में होता है, राइट। फिर हमने ये जाना था कि इस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम ऐसा नहीं हो सकता कि हमें कोई बोल दे कि इतने ग्राम है इतने ग्राम है तो सिंपली हम उन्हें देखकर बोल दे कि ये सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट है। हम ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला हमें पता है कि गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो उससे हम ये देखते हैं कि फिर जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा आते हैं जिस कंपोनेंट के, तो वो कंपोनेंट सॉल्यूशन में ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और वो सॉल्वेंट बन जाता है। जिसके नंबर ऑफ मोल्स में कम आते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर वो कंपोनेंट कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और इसीलिए वो सॉल्यूट बन जाता है, राइट। उसके बाद हमने देखा था कि मैंने आपको बोला था कि आप एनसीईआरटी में जो ये टेबल है सॉल्यूशंस की उसको रेफर कीजिएगा, फर्स्ट टेबल को। तो उससे हमने ये कंक्लूड किया था कि सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो सॉल्वेंट ही बता पाता है, राइट। हम सॉल्वेंट अगर हमारा गैसियस है, सॉल्यूट कुछ भी हो, मे बी इट मे बी अ सॉलिड, इट मे बी अ लिक्विड, इट मे बी अ गैस, तो हम ये देखेंगे कि हमारा सॉल्वेंट क्या है। अगर सॉल्वेंट जो मेरा गैस है तो सॉल्यूशन भी गैसियस। अगर मेरा सॉल्वेंट लिक्विड है तो हम उस सॉल्यूशन को लिक्विड सॉल्यूशन बोल देंगे, राइट। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस किया था, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ppm पार्ट्स पर मिलियन। और पार्ट्स पर मिलियन में हमने ये जाना था कि हम इसका तब यूज करते हैं जब सॉल्यूट जो होता है वो ट्रेस क्वांटिटी में, मतलब बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट हो। उसके बाद हमने मोलारिटी देखा था, राइट। तो मैंने आपको कल जैसे कहा था कि मैं आपको एक मोलर मास निकालने के लिए एक ट्रिक बता दूंगी छोटी सी, राइट। तो आज हम सबसे पहले उसका डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में आपको बहुत बार ज्यादातर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ते हैं, राइट। और हमेशा ये देखा गया कि बच्चे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मोलर मास ही कैलकुलेट नहीं कर पाते अगर वो क्वेश्चन में नहीं दिया हो, राइट। तो पूरा क्वेश्चन फिर गलत हो जाता है। तो उसके लिए हम मोलर मास निकालने के लिए आज हम एक बार पहले वो डिस्कस कर लेते हैं हम कैसे मोलर मास निकाल सकते हैं। तो आपको जैसे स्क्रीन पे ये एक टेबल दिखाई दे रही होगी, राइट। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें क्या है कि ये मैंने मेंशन किया है, दिस इज एटॉमिक नंबर टेबल। इसकी टेबल है ये एटॉमिक नंबर की टेबल है 1 to 20, राइट। अब मैं एक बार आपके लिए ये जो मैंने लिखे हुए हैं एलिमेंट्स इनके आगे मैं इनको पढ़ देती हूँ, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। तो फर्स्ट जो है एटॉमिक नंबर 1 इज हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 2 हीलियम, atomic number 3 lithium, atomic number 4 beryllium, atomic number 5 is boron, atomic number 6 carbon, atomic number 7 nitrogen, atomic number 8 oxygen, atomic number 9 fluorine and atomic number 10 neon. I am repeating once again in case आपका मिस हो गया हो। Atomic number 1 is hydrogen, atomic number 2 is helium, atomic number 3 is lithium, atomic number 4 is beryllium, atomic number 5 is boron, atomic number 6 is carbon, atomic number 7 is nitrogen, atomic number 8 is oxygen, atomic number 9 is fluorine and atomic number 10 is neon. This is a noble gas, right? ऐसे ही atomic number 11 is sodium, Na is sodium, atomic number 12 magnesium, atomic number 13 aluminium, atomic number 14 silicon, atomic number 15 phosphorus, atomic number 16 sulfur, atomic number 17 chlorine, atomic number 18 argon,
Atomic number 19 potassium and atomic number 20 is calcium. So this is sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium and calcium, right? अब इस टेबल से देखिए हम जो है हम क्या करेंगे कि जिनका भी एटॉमिक नंबर जो है वो ऑड है, जैसे कि एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर जो कि ऑड एटॉमिक नंबर्स है, आपको ऑड नंबर्स तो पता ही है, राइट? तो उनका अगर हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम उन सभी एटॉमिक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और उसमें +1 कर देंगे, राइट? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सोडियम का मोलर मास निकालना है तो मैं क्या बोलूंगी, सोडियम का एटॉमिक नंबर मैंने यहाँ कितना लिखा हुआ है 11, तो 11 क्या है मेरा, 11 मेरा क्या है, एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए मैंने आपको क्या बोला कि आप इसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें +1 ऐड कर दीजिए, ठीक है? तो इसका अब 2 से 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 + 1 विच इज इक्वल्स टू 23 और ये क्या हो गया मेरा सोडियम का मोलर मास हो गया, राइट? आपको समझ आया? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर अब आपको लिथियम का निकालना है तो हम ये भी क्या है, एक वापस फिर से ऑड नंबर है, इसका ऑड एटॉमिक नंबर है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और सिंपली उसमें +1 ऐड कर दीजिए, राइट? अब लेकिन जिनका एटॉमिक नंबर इवन नंबर है, जैसे कि 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, आप जानते हैं इवन नंबर्स क्या होते हैं, तो उन एलिमेंट्स का अगर हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, उसमें हम +1 ऐड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कार्बन का क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है, मुझे ये पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। क्यों? क्योंकि 6 जो है वो मेरा क्या है, एक इवन नंबर है। तो जब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर कितना आएगा मेरा 12, और यही क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ कार्बन एटम, मोलर मास ऑफ कार्बन, राइट? मोलर मास ऑफ कार्बन। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लोरीन का निकालना है तो आप क्लोरीन का कैलकुलेट करके देखिए खुद से। क्लोरीन है 17 और 17 क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 + 1, ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 + 1। तो क्लोरीन का हम कैसे निकालेंगे, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें +1 सिंपली ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, राइट? ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, मैं पहले ही बोल दूं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगा, 35 पॉइंट समथिंग होता है, बट 35 अगर आप लिखेंगे क्वेश्चन को 35 अज्यूम करके सॉल्व करेंगे तो आपका बिल्कुल भी मार्क्स जो है डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है? तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि जिनका एटॉमिक नंबर जो है अगर ऑड नंबर है, उन एलिमेंट्स का मोलर मास निकालने के लिए आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके +1 ऐड करना है, और जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर इवन नंबर है उसमें आपको सिंपली क्या करना है, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा, राइट? अब मैंने कल आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिया था, ठीक है? मोलारिटी का न्यूमेरिकल था। वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन ये था कि 5 ग्राम NaOH प्रेजेंट था, 5 ग्राम NaOH प्रेजेंट था इन 450 ml सॉल्यूशन के अंदर, 450 ml सॉल्यूशन के अंदर जो था 5 ग्राम NaOH प्रेजेंट था, और आपको इसकी क्या निकालनी थी, मोलारिटी निकालनी थी, राइट? तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन था, तो ये सबसे हो ही गया होगा। इन केस अगर किसी से ना हुआ हो तो हम जल्दी से इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, राइट? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है मेरा, वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, राइट? अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इसका एक और इजी फॉर्मूला हम डिराइव कर देते हैं। इसमें क्या मैंने बोला, नीचे
डिनोमिनेटर में कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब मान लीजिए जैसे इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि वॉल्यूम जो है यहाँ मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो आप या तो क्या करिए कि मिलीलीटर को लीटर में चेंज कर लीजिए, राइट। तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कभी कभी। हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला लिख देते हैं कि जब अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हो हम सीधा उसे यूज करेंगे, राइट। तो वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर is to be multiplied by 1000, ठीक है। और मोलारिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर्स के अंदर भी हो तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करके अपना क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आप देखते हैं कि इसको हम जल्दी से एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या दिया है, 5 ग्राम NaOH दिया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कैलकुलेट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, और नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो गिवन मास है वो कितना है, 5 ग्राम है। कितना है, 5 ग्राम है। एंड विद द हेल्प ऑफ द टेबल जो मैंने भी आपसे डिस्कस की है, आप NaOH का एक बार मोलर मास कैलकुलेट खुद से कीजिएगा, ठीक है। तो आप पाएंगे कि इसका मोलर मास आता है 40। कितना आता है, 40। और साथ में यूनिट्स भी लिखे हैं हम। गिवन मास किसमें दिया हुआ है, मुझे ग्राम में दिया हुआ है। और मोलर मास किसमें आता है, ग्राम पर मोल्स में आता है, ठीक है। किसमें आता है, ग्राम पर मोल्स में आता है, राइट। अब आप जब भी इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 0.125। और देखिए ग्राम से ग्राम हो जाएगा कैंसिल, और मोल इनवर्स ऊपर आके सिंपल मेरा क्या बन जाएगा, मोल्स बन जाएगा। और आप देख भी सकते हैं हम निकाल भी क्योंकि क्या रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स की जो क्वांटिटी होगी वो इसकी SI यूनिट मोल्स में ही आएगी, राइट। इतना क्वेश्चन समझ आया। अब हम उसके बाद बस अब हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चले सॉल्यूट के जो कि NaOH के अंदर था। वॉल्यूम हमें पता है 450 ml है, और हम इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। बस अब हम क्वेश्चन को पुट करेंगे। तो हमारी वैल्यूज क्या है, 0.125 मोल्स, ठीक है। इनटू में मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, और अपॉन में नीचे क्या कर देंगे, 450 मिलीलीटर्स, ठीक है। 450 मिलीलीटर्स, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.278, राइट। अब ये आंसर तो ना हर कोई निकाल देता है पेपर में, लेकिन इसके मार्क्स बच्चों के कहाँ डिडक्ट होते हैं सबसे ज्यादा, क्या हम इसके आगे इसकी जो है SI यूनिट मेंशन नहीं करते पेपर में हम मेंशन करना भूल जाते हैं, और उस चीज के मार्क्स जो है डिडक्ट होते हैं। तो देखो इसकी जो SI यूनिट होगी वो क्या होगी, 1000 की तो कुछ थी नहीं यूनिट, राइट। तो इसको तो हटा दो। तो अभी क्या रहेगा, मोल, और नीचे से क्योंकि मिलीलीटर और ये जो था ये क्या है, लीटर ही है, ठीक है। 1000 से हमने क्यों मल्टीप्लाई करा, ताकि वो लीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो यानी अब ये जो मेरी 450 ml वॉल्यूम थी अब लीटर में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर। तो हम लिखेंगे 0.278 मोल्स पर लीटर, और आप ये भी लिख के अगर आएंगे 0.278 मोलार, तो भी आपके मार्क्स मेरा नहीं हो गए। हाँ, लेकिन आप अगर ये लिखकर आ जाएंगे सिर्फ 0.278, तो फॉर श्योर जो है आपके मार्क्स जो है डिडक्ट होंगे ही होंगे। आधा नंबर, एक नंबर वो एग्जामिनर पे डिपेंड है, बट वो मार्क्स डिडक्ट होंगे, फॉर श्योर होंगे, राइट। तो हमेशा केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स करते टाइम आपको इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप जो है SI यूनिट जो है मेंशन करना ना भूलें, ठीक है। ओके, अब मैंने आपको एक चीज कल और बोली थी, मैंने आपको कहा था कि आपको मुझे ये बताना है कि
कि मोलैरिटी और मोलैलिटी जो है उसमें एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस क्या है, क्यों हम अलग अलग इन दोनों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपने एनसीईआरटी की बुक में देखा होगा, और अगर आपने उसको रीड भी किया होगा एनसीईआरटी की बुक को, तो आपको आंसर मिल गया होगा। और उसका आंसर क्या है, उसका आंसर ये है कि जो हमारी ये टर्म्स होती हैं, कौन कौन सी, मोलैलिटी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, राइट, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, मास परसेंटेज, ठीक है। तो ये जितनी भी मेरी टर्म्स होती हैं ये क्या होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो चीजें हैं ये टेम्परेचर पे डिपेंड, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स नहीं करेंगी। अगर आप फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने बोला कि मोलैलिटी की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे 0.1 मोलर है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, राइट। और अगर ऐसा हो जाए कि वो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को अब हम 75 डिग्री सेल्सियस कर दें, ठीक है, तो भी मोलैलिटी की जो मेरी वैल्यू है वो 0.1 मोलर ही रहेगी, वो टेम्परेचर बदलने के साथ नहीं बदलेगी, सेम रहेगी, राइट। लेकिन जो मेरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलैरिटी होती है, क्या होती है मोलैरिटी, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होती है, क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होती है। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म का ये मतलब है कि टेम्परेचर अगर बदलता है तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी मैंने जो लास्ट एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया उसमें हमने देखा कि 5 ग्राम NaOH 450 ml एक्वा सोल्यूशन में हमने बनाया। मान लीजिए उसमें टेम्परेचर मेंशन नहीं था, बट वी आर अज्यूमिंग कि तब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था। अब अगर हम उसी सेम सॉल्यूशन को 50 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे बनाएंगे तो उसकी जो मोलैरिटी की वैल्यू है वो तब 0.278 मोलर नहीं रहेगी, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो मेरी जो वैल्यू मोलैरिटी की होगी वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, राइट। तो आई होप आपको ये सब जो प्रॉब्लम्स था लास्ट वाला क्वेश्चन और ये जो मैंने आपको ये दिया था इसका ये डाउट क्लियर हो गया। इन केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। तो आज हम अपना नया नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा क्या, सॉल्युबिलिटी। क्या पढ़ना है हमने, सॉल्युबिलिटी पढ़नी है। क्या पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी को हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी का सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, सॉल्युबिलिटी चीज क्या है, राइट। तो देखिए सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि हम डिसॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। किसी भी गिवन सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि हम डिसॉल्व कर पाते हैं और वो भी गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है। ये नहीं कि अगर अब मान लीजिए आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, तो फिर आप उसको फिर से अगर डिसॉल्व करता है तो वो सॉल्युबिलिटी में काउंट होगा, वो नहीं काउंट होगा। एक फिक्स्ड टेम्परेचर और एक फिक्स्ड प्रेशर के अंदर ही जो गिवन सॉल्वेंट होता है अगर हम उसमें कितना जो है सॉल्यूट डिसॉल्व कर पाते हैं उसका मैक्सिमम अमाउंट, वो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाती है, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर हम चेंज कर देंगे, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यूज जो है वो भी चेंज हो जाती है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि अगर हम सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिख रहे हैं तो हम ये चीज जरूर मेंशन करें, ठीक है। तो आप लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन की solubility of a substance is its maximum amount
that can be dissolved in a specified amount of solvent at specified temperature. राइट. तो क्या बोला मैंने कि solubility of a substance is its maximum amount किसी भी सॉल्यूट का या किसी की भी सब्सटेंस की जिसकी सॉल्युबिलिटी हम देख रहे हैं वो उसका मैक्सिमम अमाउंट जो कि आप उसके अंदर डिसॉल्व कर पाएंगे किसके अंदर, एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. ये नहीं कि हमने जितना हमारी मन मर्जी हुई उतना सॉल्वेंट लेके बैठ गए, नहीं, एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और वो भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के. ठीक है. तो आई होप आपको सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्लियर हो गई है. राइट. तो अब आप जैसे आपको पता चल ही चुका होगा सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स. ठीक है. सॉल्युबिलिटी जो है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. ठीक है. और वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं, वो बेसिकली मेरे 4 फैक्टर्स होंगे. ठीक है. कितने फैक्टर्स हैं? 4 फैक्टर्स. ठीक है. तो पहला जो मेरा फैक्टर है वो होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट. अगला मेरा जो फैक्टर होता है वो होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट. अगला जो मेरा फैक्टर होता है वो होता है टेम्परेचर. और जो मेरा लास्ट फैक्टर होता है वो होता है प्रेशर. वो क्या होता है? प्रेशर. तो आप इस चीज को याद रखिए कि जब भी अगर कोई आपसे सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन पेपर में भी जैसे इनकेस बोल गया कि डिफाइन सॉल्युबिलिटी है ऐसा कुछ, तो आप सॉल्युबिलिटी की सिर्फ डेफिनेशन ही ना लिख कर आएंगे इतनी सी, साथ में उसके छोटे छोटे एक इसकी टेबल की फॉर्म में जैसा आपका मन करे ये फैक्टर्स को जरूर मेंशन करें. ठीक है. तो इससे पता चलता है कि आपको जो है पूरी इसकी प्रॉपर नॉलेज है, सॉल्युबिलिटी की नॉलेज है. राइट. तो अब हम आज सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे solubility of a solid in liquid solution. क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? solubility of solid in liquid solution. राइट. अब जैसा कि हम जानते हैं कि सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन बहुत कॉमन सोल्यूशन है. हम इसको घर में भी जो है बहुत बार प्रिपेयर कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? नमक लीजिए, नमक को पानी में डाल दीजिए. शुगर लीजिए, शुगर को पानी में डाल दीजिए. तो वो किसका एग्जाम्पल है? सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन का एग्जाम्पल होता है. राइट. तो अब इसमें देखिए पढ़ने वाली क्या चीज है. हम जैसा कि जानते हैं अगर मान लीजिए NaCl लिया है. NaCl का क्या मतलब होता है? सोडियम क्लोराइड, यानी जो कॉमन सॉल्ट होता है. राइट. और या फिर मैंने अगर बाई चांस मान लीजिए शुगर ली. ठीक है. तो ये जो दोनों चीजें हैं ये वाटर के अंदर बड़ी इजीली डिसॉल्व हो सकती है, ये हम जानते हैं. ये क्या करेंगी? डिसॉल्व इन वाटर. ठीक है. और ये दोनों है भी क्या? सॉलिड है. ये पानी के अंदर बड़े आराम से डिसॉल्व हो जाते हैं. लेकिन अगर मान लीजिए आपने जैसे कि नैफ्थलीन बॉल्स ले लिए. नैफ्थलीन बॉल्स तो आप सभी ने देखे ही होंगे. राइट. तो आपने अगर नैफ्थलीन बॉल्स ले लिए या फिर आपने क्या ले लिया? एंथ्रासीन ले लिया. क्या ले लिया? एंथ्रासीन ले लिया. राइट. अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि नैफ्थलीन बॉल्स और एंथ्रासीन जो है ना ये भी दोनों क्या है? सॉलिड है. तो अगर आप नैफ्थलीन बॉल्स और अगर एंथ्रासीन लेते हैं तो हम ये देखते हैं ये वाटर के अंदर डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर. ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी. ठीक है. तो ऐसा क्योंकि एक सेट ऑफ सॉलिड तो पानी के अंदर बहुत आराम से डिसॉल्व हो रहा है
और ये भी तो दोनों सॉलिड हैं, ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहे। रादर, और एक आपको अच्छी बात बताऊं तो ये जो दोनों चीजें हैं, ये बेंजीन जो होता है हमारा सॉल्वेंट, उसके अंदर बहुत रेडिली जो होती है डिसॉल्व हो जाती है। क्या होती है? बहुत अच्छे से जो होती है डिसॉल्व हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अच्छा देखिए, ये जानने से पहले आपको आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये पता होगा कि व्हाट इज द पोलर सब्सटेंस एंड व्हाट इज द नॉन पोलर सब्सटेंस। ठीक है, तो फिर भी जिन लोगों को नहीं पता या रिकॉल नहीं हो रहा, उनके एक सेकेंड के लिए मैं आपको ये जल्दी से बता देती हूँ कि पोलर सब्सटेंस बोलते हैं जिनमें पोलैरिटी डेवलप हुई होती है, ठीक है, जिसके ऊपर प्लस माइनस का साइन होता है, राइट, और जिसमें एक जो हमारा एटम होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उसकी वजह से उसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। वेयरएज अब उसका एग्जांपल पोलर सब्सटेंस का, पोलर सॉल्वेंट का हमारा एग्जांपल है वाटर। वाटर एक पोलर सब्सटेंस है, राइट। वेयरएज एक बेंजीन का एग्जांपल है, तो बेंजीन में क्या होता है, ऑल द 6 कार्बन एटम्स, राइट, वो सभी के सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बेंजीन जो होता है वो मेरे एक नॉन पोलर का एग्जांपल होता है, राइट, उसमें पोलैरिटी नहीं होती। तो अब देखिए, अब क्या होता है कि आपको एक सिंपल सा रूल याद रखना है कि पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट, डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, ये जो पोलर सॉल्यूट होगा वो सिर्फ और सिर्फ पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होगा, और नॉन पोलर सॉल्यूट जो होगा वो मेरा नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होगा। अब देख लीजिए कि भाई सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड में हम जानते हैं ऐसे पोलैरिटी डेवलप हुई होती है, Na पे प्लस और Cl पे क्या रहता है, माइनस रहता है। तो और वाटर क्या है, वो भी एक मेरा पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर सॉल्यूट सोडियम क्लोराइड दैट इज डिसॉल्विंग इन अ पोलर सॉल्वेंट। लेकिन अगर आप NaCl को बेंजीन में डिसॉल्व करने चलेंगे तो ये क्या है, पोलर है, ठीक है, लेकिन बेंजीन क्या है, नॉन पोलर है, तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। तो पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सब्सटेंस। सो नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्यूट। इस चीज का आपको एक ही रूल जो है याद रखना है, या आप इसको 3 वर्ड्स में समराइज अगर हम करें तो बस हमें ये याद रखना है क्या, कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कि भाई जो जैसा है वो उसी के जैसे को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। अगर पोलर है तो पोलर, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर, एज सिंपल एज दैट। आपको बस ये 3 वर्ड याद रखने हैं, क्या, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं, और अब हम क्या देखेंगे, हम थोड़ी सी नई टर्म्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो पहली जो मेरी नई टर्म जो मैं आज इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ वो क्या है, डिसोल्यूशन। क्या है वो टर्म, डिसोल्यूशन, ठीक है। तो देखिए, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल आपने सोडियम क्लोराइड लिया और आप उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करे जाते हो, ठीक है। तो डिसोल्यूशन उस प्रोसेस को कहते हैं जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है और अपनी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, डिसोल्यूशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है और अपनी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। ये बात बहुत जरूरी है कि उसकी कंसंट्रेशन सॉल्वेंट के अंदर इंक्रीज होनी चाहिए, तभी हम उस प्रोसेस को डिसोल्यूशन बोलेंगे, नहीं तो हम नहीं बोलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मतलब जो हमने सॉल्यूट लिया और सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, वो डिसॉल्व ना होके, उसकी कंसंट्रेशन डिसॉल्व ना होके वो नीचे सेटल डाउन हो जाए एज अ प्रेसिपिटेट, तो हम उस प्रोसेस को डिसोल्यूशन का प्रोसेस नहीं बोलेंगे। हम डिसोल्यूशन कब बोलेंगे, जब सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट के अंदर डाल रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं और उसकी कंसंट्रेशन सॉल्वेंट के अंदर इंक्रीज भी हो रही है, राइट। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन का प्रोसेस बोलते हैं। तो हम इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं जल्दी से,
कि when a solid solute is added to the solvent, right? Some solute dissolves and its concentration increases in the solution, This process is known as dissolution. तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हम सॉलिड सोल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होनी ही चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कंसंट्रेशन इंक्रीज हुए वो प्रेसिपिटेट बनकर नीचे बैठा है, तो ऐसा उस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन नहीं बोलेंगे, राइट। अब हम नेक्स्ट जो नई टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे वो है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, देखो डिसोल्यूशन का एग्जैक्टली ऑपोजिट प्रोसेस जो बोल सकते हैं, रिवर्स प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है। क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है, राइट। डिसोल्यूशन में क्या हो रहा था कि जो सॉलिड सॉल्यूट हमने डाला वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होकर अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, ठीक है, वो डिसॉल्व हो रहा है बेसिकली उसके अंदर। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो ऑलरेडी सॉलिड सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्रिस्टल की फॉर्म में बाहर आने लगता है, वो उसके क्रिस्टल्स बनने लगते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन कि some solid solute in the solution colloids with the solid solute particles and gets separated out of the solution. This process is known as crystallization. क्या लिखा मैंने कि some solid solute in the solution, जो कि सॉल्यूशन के जो कि सॉल्वेंट के अंदर है, वो क्या होगा, वो उसका कोलिजन होने लग जाएगा किनसे, सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल से। एक इंटरफेस होती है सोल्यूशन के अंदर, तो उस इंटरफेस पे, उस सरफेस पे उन दोनों का कोलिजन होगा और उस कोलिजन की वजह से जो मेरे सॉलिड सोल्यूट के पार्टिकल सोल्यूशन के अंदर थे अब वो क्रिस्टल बन के बाहर निकलने लगेंगे। तो आप देख लो कि एक डिसोल्यूशन के प्रोसेस में क्या हो रहा था कि सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल्स जो है सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं, जबकि क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में जो सॉलिड सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो बाहर आ रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो दोनों प्रोसेस होते हैं ये एक दूसरे के क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, राइट। अब क्या होगा कि ये जो प्रोसेस होता है ना ये चलता रहता है, मतलब क्या होता है, कब तक चलता रहेगा, डिसोल्यूशन भी चलता रहेगा, क्रिस्टलाइजेशन भी चलता रहेगा। आप और डिसोल्यूशन तो फिर और क्रिस्टलाइजेशन, ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक number of solute particles going into the solution और नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स गोइंग इनटू द सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि कौन से प्रोसेस से जाएंगे, डिसोल्यूशन के प्रोसेस से। दैट विल बिकम इक्वल टू number of solute particles separating out, ठीक है।
तो ये जो मेरी पूरी प्रोसेस होती है ये चलती रहती है कब तक चलती रहती है, जब तक नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सोल्यूट पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं वो इक्वल ना हो जाए उन पार्टिकल्स के, सोल्यूट पार्टिकल्स के जो कि सोल्यूशन से क्रिस्टलाइज हो रहे हैं विद द प्रोसेस ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन, और ये किस हो रहा है विद द प्रोसेस ऑफ द डिसोल्यूशन। तो तब तक मेरा ये जो पूरा सब कुछ है ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का, ठीक है। अब जब ये प्रोसेस ये वाला हो जाएगा, ये स्टेप हो जाएगा, तो अब कौन सा स्टेप की सोल्यूट पार्टिकल्स जो कि सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं और वो पार्टिकल्स जो कि सोल्यूशन से बाहर क्रिस्टलाइज होके वापस आ रहे हैं, जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो मेरे पास एक डायनामिक इक्विलिब्रियम बन जाएगी। क्या बन जाएगा? डायनामिक इक्विलिब्रियम बन जाएगी। और वो इक्विलिब्रियम इस इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, राइट? डायनामिक इक्विलिब्रियम बन गया। अच्छा, मैंने ये क्यों बोला कि डायनामिक इक्विलिब्रियम बना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्यों नहीं बना? तो वो इसलिए क्योंकि इक्विलिब्रियम का प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद भी चलता रहेगा। ये नहीं कि इक्विलिब्रियम आ गया तो डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो प्रोसेस ऐड ऑन मूव ऑन चलता रहेगा। बस ये होगा कि जितने पार्टिकल सोल्यूशन के अंदर जा रहे हैं वाया डिसोल्यूशन, वो उतने ही एग्जैक्टली सेम पार्टिकल्स बाहर आ जाएंगे सोल्यूशन के वाया द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो है ये हमारी किसकी इक्वेशन है? डायनामिक इक्विलिब्रियम की है। हम ये नहीं बोलेंगे कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो गया, स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता ही नहीं है एक्चुअली में कुछ, डायनामिक इक्विलिब्रियम भी हमेशा एस्टैब्लिश्ड होता है, राइट? आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। हम फिर से एक बार जल्दी से अभी जो मैंने पढ़ाया है उसको गो थ्रू कर लेते हैं। हमने पहले देखा कि लाइट जो है वो लाइट डिसॉल्व, लाइट जो जैसा होता है वो अपने जैसा ही अपने अंदर डिसॉल्व करता है। फिर डिसोल्यूशन को देखा, डिसोल्यूशन में डिसोल्यूशन में हमने मेन बात ये देखी कि जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाल रहे हैं तो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी चाहिए, तभी हम उस प्रोसेस को डिसोल्यूशन का प्रोसेस बोलेंगे। अगर वो जो है सॉल्यूट अगर वो प्रेसिपिटेट होके नीचे बैठ रहा है, उसकी सेटलमेंट हो रही है, तो हम उस प्रोसेस को डिसोल्यूशन का प्रोसेस नहीं बोलेंगे। फिर हमने देखा क्रिस्टलाइजेशन जो है डिसोल्यूशन का बिल्कुल ऑपोजिट है, और हमने देखा कि इक्विलिब्रियम जो है मेरा डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा कब? जब नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स जो कि सोल्यूशन के अंदर जाएंगे वाया द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन वो बाहर आ जाएंगे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल दैट आर सेपरेटिंग आउट वाया द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और तब मेरा एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, एंड दैट विल गिव मी द सॉल्यूशन, राइट? आई होप आपको इतना समझ आ गया है। अगर अब इतना समझ आ गया है तो अब आगे की चीज पे हम चलते हैं, और आगे की चीज पे क्या होगा? राइट, आगे क्या होगा? तो हम एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दे आर इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। बोलो, ठीक है? इतना क्लियर है? तो अब क्या होगा जब ये मेरा डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है, इस स्टेट पे क्या होता है कि जो मेरा सॉल्यूट होता है जिसको हम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कराना चाह रहे थे, क्या सॉल्यूट जिसको हम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कराना चाह रहे थे, अब वो उसकी जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है? और वो भी एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब अगर अब आप और सॉल्यूट डालोगे तो वो जो सॉल्यूट होगा वो डिसोल्यूशन प्रोसेस में नहीं जाएगा, और जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है? वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, और ऐसा सोल्यूशन जो कि और सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर पाता, ऐसा सोल्यूशन जो कि और सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर पाएगा एट द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर चेंज करोगे तो मे बी कर ले,
लेकिन आपको टेम्परेचर और प्रेशर को दोनों को फिक्स रखना है। तो जो ऐसा सॉल्यूशन जो कि अपने अंदर और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पाएगा एट द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम ये समझ लेंगे कि अब वो सैचुरेट हो चुका है, उसके अंदर अब और क्षमता नहीं है कि वो अपने अंदर और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर पाए, राइट। तो आप ये लिख लीजिए कि एट this stage the concentration of solute in solution will remain constant under given conditions, that is temperature and pressure, right. Such a solution in which no more solute can be dissolved at same temperature and pressure is called saturated solution. ठीक है। तो ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर हम और किसी सॉल्यूट को और सॉल्यूट को नहीं डिसॉल्व कर पाएंगे किसी भी सेम टेम्परेचर और प्रेशर से, उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। और इसका बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर हम और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर पाएंगे एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना और इसको मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखो ऐसे डेफिनेशन लिखोगे ना कि सच अ सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved is called saturated solution. This is completely wrong. क्यों? क्योंकि अगर देखो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है वो भी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, उसके अंदर और सॉल्यूट डिसॉल्व होने लग जाता है। आपने ये देखा भी होगा, फॉर एग्जांपल जैसे शुगर है, वो ठंडे पानी में इतनी जल्दी डिसॉल्व नहीं हो पाती, तो हम क्या करते हैं, हम हल्का सा अगर ल्यूकवार्म वाटर ले लेते हैं, शुगर बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाती है, राइट। तो तब वो किसका एग्जाम होता है, उसका एग्जाम्पल होता है कोल्ड वाटर में सैचुरेटेड। लेकिन वही अगर हमने उसको ल्यूकवार्म कर दिया वाटर को, तो वो अनसैचुरेटेड, मतलब उसके अंदर और सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया। तो जब भी हम सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात करेंगे, हमें ये दो जो टर्म्स हैं एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको मेंशन करना बहुत जरूरी है, राइट। तो आपको आई होप अब ये जो चीज है ये समझ आ चुकी है, राइट, ओके। एंड वही उसके बाद अनसैचुरेटेड सोल्यूशन भी आपको क्लियर होगा कि ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर हम और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर पाते हैं एट द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बोल देते हैं, राइट। तो आज की क्लास को मैं यही स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है। और मेरा सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड में बस अभी एक टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम उसको नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, राइट। हम देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से, प्रेशर बढ़ाने से जो है वो क्या होता है, राइट। इन द मीन वाइल आप एक काम कीजिएगा, आप एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है, what is endothermic process, and what is exothermic process। आप इन दोनों चीजों के बारे में एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिए। आप इसको सर्च कीजिएगा, ठीक है। ये आपने ऑल्दो 11th क्लास में भी पढ़ा है, व्हाट आर द एंडोथर्मिक रिएक्शंस, व्हाट आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, राइट।
बट फिर भी आप एक बार इसको गो थ्रू कीजिएगा, क्योंकि जब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे तो हम इन्हीं प्रोसेस से टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे सॉल्युबिलिटी के ऊपर, ठीक है। तो आपको ये एक तो काम करना है, और सेकंड चीज आपको क्या करनी है कि जितना भी मैंने अभी आपको बताया आप वो एक बार एनसीईआरटी से सारा गो थ्रू कर लीजिए। एंड इन द मीनवाइल मैं जितना भी अभी जो हमारा जहां तक हुआ है सीबीएसई बोर्ड में प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होंगे, राइट, आई विल अपलोड दैट, आई विल गिव दैट टू द इंस्टीट्यूट। सो आप उनसे कांटेक्ट करके वो जो है वो क्वेश्चंस ले लीजिए एंड स्टार्ट सॉल्विंग देम, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे तो एक आपको आइडिया रहेगा कि सीबीएसई बोर्ड में एग्जैक्टली क्वेश्चंस आते कैसे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको जो आज मैंने पढ़ाया आपको सब समझ आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आपके जो नंबर मेंशंस है इस पे आप कॉल करके आप अपना डाउट बता दीजिएगा। एंड डू कलेक्ट योर असाइनमेंट ऑल्सो, जो भी आपका असाइनमेंट में होगा वो दे दूंगी, तो आप इस नंबर ये जो मेंशन है इस पे कांटेक्ट करके अपना असाइनमेंट भी ले लीजिएगा। उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मेरे जितने भी असाइनमेंट्स मैं दूंगी, मेरे सिर्फ और सिर्फ उसमें वही क्वेश्चंस होंगे जो कि पेपर में पूछे गए होंगे, ठीक है, पहली बात। और मैं ट्राई करूंगी कि उसमें मैं थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस भी डालूं, जैसे कि अब किसी भी चैप्टर से अगर मान लो कोई आईआईटी में या कोई नीट में कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है, राइट, तो आई विल ट्राई कि मैं वो भी अपने असाइनमेंट पे इंक्लूड करूं, ताकि जब हम वो असाइनमेंट डिस्कस करें हम उन क्वेश्चंस का भी डिस्कशन कर लें, ठीक है। सो दैट अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो उसके लिए भी ये सब हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो